नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा में गरजे राहुल गांधी की, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मिली खुशखबरी की, जानेंगे क्यों टल गया दिल्ली मेयर का चुनाव, जोशीमठ मामले से कैसे मुश्किल में घिरी बीजेपी सरकार, बात करेंगे योगी के रोड शो पर शिवसेना के तंज की, बिहार में हो रही जातिगत जनगणना की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश में खुल रहे विदेशी विश्वविद्यालयों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत में हो रहा है सुधार। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया था भर्ती। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। पहली सूची में 52 उम्मीदवारों के नाम। कभी भी चुनाव आयोग कर सकता है मेघालय विधानसभा चुनाव का ऐलान। नए संसद भवन में जाने के लिए सांसदों को मिलेगा नया पहचान पत्र। लोकसभा सचिवालय कर रहा है तैयारी। नए संसद भवन में होगा इस बार का बजट सत्र। आज भी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 453 अंकों की गिरावट के साथ 59,900 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 133 अंकों की गिरावट के साथ 17,859 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और इस राज्य में यात्रा का ये दूसरा चरण है। 10 जनवरी तक यात्रा हरियाणा में रहेगी। ऐसे में आज यहां राहुल ने एक रैली की जिसमें वो मोदी सरकार पर जमकर बरसे और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर पलटवार भी किया। तो क्या कुछ बोले राहुल, देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस देश को जोड़ने के संकल्प के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। हालांकि ये यात्रा देश के एक हिस्से से गुजर रही है, लेकिन इसका प्रभाव देश भर में देखने को मिल रहा है, जिससे जनता का समर्थन कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति बढ़ रहा है और ये समर्थन कांग्रेस में जोश पैदा कर रहा है और ये जोश यात्रा की बढ़ती रफ्तार में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में आज ये यात्रा हरियाणा पहुंची है, जहां राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और फिर अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी सरकार पर जमकर बरसे और अग्निवीर का मुद्दा उठाया। जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मैंने बोला था, प्रेस के मित्र हैं, ये भी उनकी बात करते हैं कि देखो भैया, समझ गए आप, मैं सेना की बात उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना वो लाए और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह पलटवार बीजेपी के उस वार पर किया है जब राहुल ने चीन और भारतीय सैनिकों में हुए टकराव के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। तब बीजेपी ने अपना बचाव करने के लिए राहुल गांधी को ही आड़े हाथों ले लिया था, जिस पर आज राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल के ये तेवर बता रहे हैं कि राहुल बीजेपी के किसी वार पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। पानीपत में राहुल गांधी ने एक बार फिर सेना में भर्ती का मुद्दा उठाया। यानी राहुल अब बीजेपी को हर मुद्दे पर घेर रहे हैं और कांग्रेस की ये यात्रा राहुल की छवि को मजबूत कर रही है। लेकिन यात्रा से सिर्फ राहुल की छवि ही नहीं, पार्टी भी मजबूत हो रही है और इसका नतीजा दिखा जम्मू कश्मीर में, जहां नेताओं ने आज घर वापसी की। तो किसने की घर वापसी, देखिए रिपोर्ट।
52 साल का लंबा समय कांग्रेस में बिताने के बाद जब दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था तो सभी को उनके इस फैसले ने हैरान कर दिया था। विरोधी इसे कांग्रेस के लिए करारा झटका मान रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी और शांति से अपने काम में लगी रही। कांग्रेस ने सूझबूझ और समझदारी से परिस्थिति को संभाल लिया। नतीजा ये हुआ कि आज कांग्रेस में नेताओं ने घर वापसी की है। ये वही नेता हैं जो गुलाम नबी आजाद के साथ पार्टी छोड़कर गए थे। ऐसे में नेताओं के घर वापसी के फैसले ने गुलाम नबी आजाद को करारा झटका दिया है। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद समेत 17 नेताओं ने घर वापसी कर ली है और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। हालांकि इन नेताओं ने घर वापसी के संकेत बहुत पहले ही दे दिए थे, लेकिन दावा किया जा रहा था कि यात्रा जब घाटी पहुंचेगी तब नेताओं की घर वापसी होगी। लेकिन यात्रा के पहुंचने से पहले ही नेताओं की घर वापसी को कांग्रेस के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस में वापसी कर पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने कहा, ताराचंद जैसे एक गरीब आदमी को, गांव के रहने वाले को टिकट दिया, एमएलए बना, सीएलपी लीडर बनाया, एक पहचान दी। दूसरी दफा मैं जीता तो 6 साल स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली का रहा, ये भी पार्टी की दी हुई पहचान थी। श्रीमती मैडम सोनिया जी ने मुझे खुद बुला के कहा था कि मैं आपको स्पीकर बना रही हूं और 6 साल के लिए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, ये भी कांग्रेस की देन थी। मैं समझता हूं कि हम सब की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लंडर हमसे हुआ, सबसे बड़ी भूल हुई, हमने जज्बात में आके, किसी के दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया, जिस वजह से ये हमें और हमारी पार्टी को नुकसान, अगर पार्टी का नुकसान है तो हम सबका नुकसान है, ये हम सबको नुकसान उठाना पड़ा। वहीं नाराज नेताओं की घर वापसी विरोधियों के लिए करारा झटका भी है, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की सलाह दे रहे थे। यात्रा के घाटी पहुंचने से पहले ही कांग्रेस नेताओं की घर वापसी कांग्रेस के लिए तोहफा माना जा रहा है और गुलाम नबी आजाद के साथ ही विरोधियों के लिए करारा झटका भी माना जा रहा है। झटका तो आज आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को लगा, क्योंकि दिल्ली मेयर का चुनाव आज नहीं हो सका। तो क्या रही इसकी वजह और कब होगा चुनाव, देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली पर आज पूरे देश की नजरें रहीं। पिछले दिनों हुए एमसीडी चुनाव के बाद आज मेयर का चुनाव होना था, लेकिन भारी हंगामे के कारण नगर निगम की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, जिस कारण से मेयर का चुनाव भी नहीं हो पाया। पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्य आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की हुई। इसके बाद दूसरी बार निगम की कार्रवाई चलाने के लिए स्पीकर सत्य शर्मा सदन पहुंची, सभी को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा तो अगली तारीख तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पहली बार दिल्ली नगर निगम के इतिहास में ऐसा हुआ कि बिना महापौर के चुनाव के सदन स्थगित कर दिया गया। इस तरह आज मेयर का चुनाव नहीं हो सका। इस बीच मनोनीत पार्षदों की वोटिंग का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया और मनोनीत पार्षदों की वोटिंग को असंवैधानिक बताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन में हुए हंगामे के बाद एलजी को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने चुनी हुई सरकार को बाईपास करने का एलजी पर आरोप लगाया। नगर निगम मामले पर केजरीवाल ने लिखा कि चुनी हुई सरकार को 2 करोड़ लोगों के लिए काम करने दीजिए। एमसीडी सदन में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि नगर निगम हाउस में जिस तरह से आज परिस्थितियां देखी गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। ये उन लोगों ने किया जो अपने आप को सत्ता में अराजक कहकर आए हैं। आज जो सदन में हुआ उसके बाद दिल्ली का मेयर कब मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी और आप के बीच आरोपों का खेल शुरू हो गया है। सदन में मचे हंगामे के चलते आज मेयर चुनाव नहीं हो सका। आज दिन भर सियासी ड्रामा देखने को मिला और अब नई तारीख तय की जाएगी। वैसे हंगामा तो इस समय जोशीमठ में मचा हुआ है, क्योंकि वहां की जनता की जान दांव पर लगी हुई है। हालांकि सरकार इस मुसीबत का हल निकालने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। जोशीमठ में लगातार बढ़ रही दरारें प्रशासन के लिए चुनौती बन गई हैं। जहां उनके सामने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, पुनर्वास की चुनौती है, तो वहीं लगातार धंसते जोशीमठ को बचाने की भी समस्या है। सरकार जोशीमठ को बचाने और लोगों को भी फौरन राहत देने की बात तो कर रही है, लेकिन लोग सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को जोशीमठ पहुंची विशेषज्ञों की टीम का आक्रोशित महिलाओं ने रास्ता रोक दिया। गुस्साई महिलाओं ने कहा कि उन्हें विकास चाहिए, लेकिन ये विनाश उन्हें मंजूर नहीं है।
उत्तराखंड के चमोली जिले में जमीन और पहाड़ धंस रही है। जोशीमठ के 561 घरों में दरारें आ गई हैं। आपदा की आहट के चलते केंद्र सरकार ने एनटीपीसी, तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का काम अगले आदेश तक रोक दिया है। उधर गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन के अधिकारियों समेत विशेषज्ञों की एक टीम ने जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे किया, जहां प्रशासन को लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। जमीन धंसने का दायरा भारत तिब्बत सीमा की ओर बढ़ने लगा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जमीन धंसने की घटना पर जल्द ही प्रभावी रोक नहीं लगी तो ये देश की सुरक्षा को भी मुश्किल में डाल देगा। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये समस्या और ज्यादा गहराती जा रही है। पीएम मोदी भी जोशीमठ पर नजर बनाए हुए हैं। जमीन धंसने की ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही है। जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई सालों से आंदोलन कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अब जोशीमठ का अस्तित्व दांव पर है। जोशीमठ ने मोदी सरकार और धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का दावा है कि जमीन धंसने का दायरा भारत तिब्बत सीमा की ओर बढ़ने लगा है, जिससे बीजेपी सरकार मुश्किल में है। वैसे घिरी हुई तो यूपी की योगी सरकार भी दिख रही है, मुंबई में रोड शो करके। और अब शिवसेना ने सीएम योगी पर तंज कसा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो पर हमला बोलते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि योगी का मुंबई रोड शो बीजेपी समर्थित राजनीतिक खेल है। सामना में ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन देकर अपना प्रचार किया था। योगी आदित्यनाथ आए दिन मुंबई आते रहते हैं, लेकिन इस बार आने से पहले उन्होंने तमाम अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन देकर अपना और अपने राज्य का प्रचार किया। सामना में आगे लिखा गया है कि उद्योगपतियों से मिलना और अपने राज्य की औद्योगिक नीति का प्रेजेंटेशन देना एक बात है और उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए रोड शो करना दूसरी बात। सामना के संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि योगी का मुंबई रोड शो बीजेपी समर्थित राजनीतिक खेल है। आगे तर्क दिया गया है कि योगी के इस कदम का उद्देश्य हिंदी भाषी मतदाताओं को उद्योगपतियों के नाम पर मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए निवेश करना था। सामना में योगी आदित्यनाथ को समझदार और सरल नेता करार देते हुए कहा गया कि आप महाराष्ट्र के अलग थलग पड़े नेताओं की सलाह मानकर अपनी प्रतिष्ठा मत खोइए। साथ ही सीएम योगी को यह भी सुझाव दिया गया कि अपने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मुंबई के साथ साथ उन्हें पड़ोसी राज्य गुजरात भी जाना चाहिए। शिवसेना ने सवाल पूछते हुए लिखा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गांधीनगर की सड़क पर एक भव्य रोड शो क्यों नहीं आयोजित किया जाता है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई बड़े उद्योगों को गुजरात ले गए। केंद्र सरकार ने दुनिया भर के निवेशकों को गुजरात का रास्ता दिखाया है। शिवसेना के इन सवालों से साफ है कि बीजेपी महाराष्ट्र को लगातार कमजोर कर रही है। शिवसेना ने सीएम योगी को ये भी सुझाव दिया कि अपने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मुंबई के साथ साथ उन्हें पड़ोसी राज्य गुजरात भी जाना चाहिए। सीएम योगी नसीहत मानते हैं या नहीं ये देखना होगा, लेकिन बिहार सरकार ने तो बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल कल से राज्य में जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार का दौर जारी है, लेकिन जब बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में थे तब भी एक मुद्दा ऐसा था जिस पर केंद्र के साथ जेडीयू की खटपट होती थी। वो मुद्दा है जातिगत जनगणना का। अब इसे एक बार फिर हवा मिल गई है, क्योंकि नीतीश सरकार 7 जनवरी से जातिगत जनगणना कराने जा रही है। दरअसल सीएम नीतीश लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, हालांकि केंद्र इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। बावजूद इसके बिहार में जातिगत जनगणना होने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी। इसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से होगी। इसमें विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के घरों को गिना जाएगा। इसके अलावा घर के मुखिया और परिवार के सदस्यों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। इसमें लोगों से उनकी जाति, उपजाति और धर्म के बारे में पूछा जाएगा और डेटा जुटाया जाएगा। इस गणना से एक बार फिर जातिवाद की सियासत तेज हो सकती है, क्योंकि बिहार की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां ओबीसी को ध्यान में रखकर अपनी सियासत कर रही हैं। शायद यही वजह है कि केंद्र में बीजेपी जातिगत जनगणना का भले ही विरोध कर रही हो, लेकिन बिहार में वो समर्थन में खड़ी हुई है। अब देखना होगा कि जातिवाद की ये राजनीति किसे फायदा पहुंचाती है और किसे नुकसान।
और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश में खुल रहे विदेशी विश्वविद्यालयों की। हर स्टूडेंट जब कक्षा 12 पास करता है तो उसका सपना येल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर विदेशी डिग्री हासिल करने का होता है। अब यह सपना पूरा करने का मौका उन्हें अपने देश की धरती पर ही मिलने जा रहा है, क्योंकि अब विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलने और डिग्री देने को अनुमति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। युवाओं के कदम तरक्की की राह पर तभी चलते हैं जब अच्छी शिक्षा होती है, और इसी शिक्षा को हासिल करने के लिए छात्रों को विदेश जाना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे भारत में रहकर भी येल, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए एक ड्राफ्ट पेश किया है। ये ड्राफ्ट देश में पहली बार विदेशी शैक्षिक संस्थानों की एंट्री और उनके संचालन का रास्ता तैयार करेगा। ड्राफ्ट के मुताबिक विदेशी विश्वविद्यालयों के स्थानीय कैंपस ही घरेलू और विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए नियम, फीस और छात्रवृत्ति पर फैसला करेंगे। इतना ही नहीं, इन संस्थानों को फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने की पूरी छूट होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि शुरुआत में 10 साल के लिए कैंपस स्थापित करने की मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद इसे बढ़ाया जाएगा। जब किसी विदेशी संस्थान को कैंपस शुरू करने की मंजूरी मिल जाएगी तो इस मंजूरी मिलने के 2 साल के अंदर भारत में कैंपस स्थापित करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतिम मसौदे को कानून बनने से पहले मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा। वहीं यूसीजी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी करते हुए कहा कि ग्लोबल रैंकिंग में ओवरऑल टॉप 500 में जगह बनाने वाली यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोल सकती हैं। अगर ओवरऑल टॉप 500 में नहीं है लेकिन सब्जेक्ट्स या किसी स्ट्रीम में टॉप 500 में है तो भी आवेदन कर सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का जोर भारतीय छात्रों को सस्ते दाम में विदेशी यूनिवर्सिटीज की उच्च शिक्षा देने पर है। केंद्र सरकार की नई पहल से देश में ही युवाओं को भी विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिल सकेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।